नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज एक बड़ी ही प्यारी सी क्लास में। और आज की क्लास हमारी डेडिकेटेड होगी टेंस को। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि आज हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक अपने टेंस को लेकर के जाएंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल कहना गलत होगा कि मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा टेंस को, बट ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आज इस फर्स्ट क्लास से मैं अपने टेंस की एक प्यारी सी शुरुआत करूंगा, जो कि शुरुआत एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा। तो टेंस ही क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जो अपनी इस सीरीज की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज की शुरुआत टेंस से ही क्यों की। तो सबसे मेन क्वेश्चन तो यही होता है। तो टेंस से शुरुआत करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर जो हमारी है वो कंप्लीटली टेंस पर बेस्ड है। जिस प्रकार एक इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव को, उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना बेहद जरूरी है, इसी प्रकार से डेस्क्रिप्टिव ग्रामर, अगर मैं आपसे सीधा सीधा कह दूं इंग्लिश, पूरी ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए, उसको बहुत शानदार बनाने के लिए, पूरी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, हर एक चैप्टर के रिलेशन को समझने के लिए, उसी प्रकार हमारे टेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लाइक बिल्कुल जैसा कि एक बिल्डिंग की नींव का रोल होता है। क्योंकि जिस बच्चे को टेंस क्लियर है यानी उसको सेंटेंस क्लियर है, और जिसको सेंटेंस क्लियर है उसी को क्वेश्चन टैग क्लियर है, जिसको क्वेश्चन टैग एंड सेंटेंस क्लियर है वही बच्चा बहुत अच्छे से कंडीशनल्स सेंटेंसेस को बना पाता है। और जो कंडीशनल सेंटेंसेस को बना पाता है वही एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस को, और वही बच्चा नरेशन को सीख पाता है। हालांकि इस बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी होती हैं, आप सभी को मालूम होंगी, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे बात कर लूं तो टेंस के बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है। तो इसी वजह से मैंने जो अपनी इस सीरीज की शुरुआत की है वो टेंस से की है। हर दिन आपके लिए लगभग मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो अपलोड कर पाऊं, जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में हम जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे स्टार्टिंग हमने टेंस से की है। पहले टेंस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, भले ही हमारी ये वीडियोज़ 6 हों, 7 हों या फिर 8 हों, बट टेंस चैप्टर को एकदम बढ़िया से हम कवर करेंगे। देन फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। देन फिर और आगे बढ़ते हुए इसी सीरीज में हम अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करने की हर संभव जो कोशिश है वो अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपके आज के इस दमदार से सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत से पहले कुछ अच्छी सी एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए कि सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद दिनों की बात है मेरी माँ, मैं हो कामयाब लौटूंगा, मैं हो कामयाब लौटूंगा। क्योंकि अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक चीज याद रखना कि जैसे अगर आपको मैं एक ऑनेस्टली बात कहूँ तो बात यह है कि जब आप सिलेक्शन ले चुके होंगे तो आपको जितने भी लेटर की ड्राफ्टिंग करनी होगी वो सभी लेटर आपके लगभग इंग्लिश टू इंग्लिश ही होने वाले हैं। और हर एक लेटर की ड्राफ्टिंग के लिए आपको चीज़ें लिखनी होती हैं, और लिखने के लिए आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, और सेंटेंस को बनाने के लिए आपको टेंस आना चाहिए। तो ये एक वो चैप्टर है जो कि ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपके डेली लाइफ से, आपकी स्पोकन इंग्लिश से, आपकी जो है ओवरऑल इंग्लिश की जो एक यात्रा है, जो एक डेवलपमेंट की यात्रा है, उस हर एक पड़ाव पर आपकी हेल्प करने वाला है। तो बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद खूबसूरत आज का सेशन होगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से मेरी रहेगी, जिस भी डियर स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड हमारी एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सबसे प्यारा सा अब बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप हमारी जो क्लास की पीडीएफ्स हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाते हैं। साथ ही साथ आप जो है डेली क्विज खेल पाते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं यहाँ पर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, जिसमें कि हम एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक चीज़ें क्लियर करते हैं, वो सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाता है। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा 24/7 आपकी अपनी सबसे प्यारी सी एप्लीकेशन है।
चलिए भैया शुरुआत करता हूं टेंस की। टेंस के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने जिनसे कि चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। देखिए आज से पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सभी ने टेंस को जरूर पढ़ा है। किस तरीके से पढ़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आज मेरे से टेंस पढ़ने के बाद, यानी कि आने वाले 4 से 6 दिनों में जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उनको कंप्लीट करने के बाद आपको लाइफ टाइम दोबारा कभी टेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी प्रकार के लेटर ड्राफ्टिंग के लिए, या फिर किसी भी, अगर मैं आपसे बात करूं तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोबारा टेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा 100% आप सभी के साथ में दावा रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस बार आखिरी बार, इस बार आर पार वाली लड़ाई अपनी टेंस के साथ हम अपनी शुरू करते हैं। देखिए सबसे मेन पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बात कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की आती है तो आपको ये मालूम है कि भाई कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में से अगर मैं कॉम्पिटिटिव वर्ड को निकाल दूं, पहले तो कॉम्पिटिटिव वर्ड की स्पेलिंग कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, स्पेलिंग याद रखना कॉम्पिटिटिव वर्ड की। COMPETITIVE, कॉम्पिटिटिव की स्पेलिंग गलत नहीं करनी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की आप बात कर लीजिए या फिर नॉर्मल इंग्लिश की आप बात कर लीजिए, सबसे मेन पॉइंट आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज इंग्लिश। अगर आपसे कोई पूछ बैठे तो आप बोलेंगे सर इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है भैया? एक भाषा है। और ये भाषा जो है, अगर हम फिर से आपसे सेम क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा क्या होती है, आप बोलेंगे सर विचारों को आदान प्रदान करने का जो एक माध्यम है उसी को भाषा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारे विचार है, जो मन में थॉट्स हैं, उनको आदान प्रदान करने का जो एक माध्यम है दैट इज योर लैंग्वेज। अब इस विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है साउंड्स की हेल्प से। और ये जो हमारे मुंह से बराबर साउंड्स रिलीज होते हैं वो दूसरे के कानों में पड़ते हैं, दूसरा इंसान समझता है और चीजें कन्वे होनी शुरू हो जाती है। अब इन्हीं साउंड्स का सबसे दमदार रोल है। मेरी बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से ले जाकर के वो पॉइंट्स क्लियर करूंगा जिससे आप कभी कुछ भूले ही ना। क्योंकि देखो रटंत विद्या आई थिंक यूजफुल नहीं हो सकती किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हाँ, आप कोई स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं, इवन इफ आप 7th 8th 9th के क्लास के स्टूडेंट हैं, तब तो चीजें कई बार लगती हैं कि ठीक है भाई पेपर पास किया, नेक्स्ट क्लास में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ केवल पेपर पास नहीं करना, यहाँ पर आपको पूरी लाइफ टाइम इस इंग्लिश के साथ में अपने आप को रखना है। आने वाला समय इंग्लिश का ही होगा। तो भाषा क्या है? भाषा अपने आप में विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। और इस पूरे माध्यम में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रोल प्ले करता है वो करता है हमारा साउंड्स। हर एक लैंग्वेज के अपने अपने साउंड्स होते हैं और इन्हीं साउंड्स को यदि आप लिख देते हैं, इन्हीं साउंड्स का अगर आप रिटन फॉर्मेशन करते हैं तो आपको मिलते हैं अल्फाबेट। क्या मिलते हैं आपको? अल्फाबेट मिलते हैं, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं? लेटर बोल देते हैं। ठीक है जी। अब लेटर के बारे में एक पॉइंट याद रखना सभी बच्चे कि लेटर की स्पेलिंग गलत ना हो जाए। एक तो लेटर हो गया भाई, इसी से एक वर्ड बनता है आपका लेटर, है ना, सॉरी, इसी से आपका क्या वर्ड बन जाएगा? इसी से बन जाएगा आपका लेटर। लेटर की क्या बन जाएगी? लेटर। क्या बन जाएगी स्पेलिंग? एक लेटर, है ना। और एक यहीं से आपकी स्पेलिंग और बन जाएगी लेटर, LATTER, लेटर। तो तीनों लगभग दिखने में सेम है बट तीनों में डिफरेंस है। हमें तो पूरी चीजें क्लियर करनी है। तो देखो इन तीनों का डिफरेंस याद रखना। जो LETTER लेटर है, क्या LETTER लेटर जो मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया, ये लेटर हो गया और लेटर हो गया, ठीक है ना। तो जो लेटर है ये तो सिंपली भैया बाद में हो गया, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये लेटर हो गया LATTER, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, सॉरी बाद वाला। ये क्या होता है? बाद वाला होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये LATTER लेटर है, ये लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अक्षर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी कि जब भी कभी आप किसी भी जो है लैंग्वेज की बात करेंगे तो हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का क्या होता है मेरे भाई? साउंड होता है। और इन्हीं साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन आपकी क्या हो जाती है? इन्हीं साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन आपकी हो जाती है सीधा सीधा क्या भैया? आप बोलेंगे सर अल्फाबेट या फिर लेटर। क्या हो जाती है हमारी? अल्फाबेट या फिर लेटर। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। चलो जी, अगर मैं इन्हीं लेटर को एक साथ जोड़ देता हूँ,
क्या मेरे भाई इन्हीं लेटर को अगर मैं एक साथ जोड़ देता हूं तब क्या हो जाता है? अगर मैं आपसे कह दूं, आप बोलेंगे सर तब तो हमारा जो है सिंपली क्या निकल करके आएगा? बताइए। आप बोलेंगे सर वर्ड बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? हमारा बनेगा बेटा जी वर्ड। तो इन्हीं लेटर को या फिर अल्फाबेट को जोड़ करके हमें क्या मिला? एक वर्ड मिला। ठीक है, क्या मिला? हमारे को एक वर्ड मिल गया। और वर्ड क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज वर्ड, तो बेटा एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अल्फाबेट और लेटर्स इज सो कॉल्ड अ वर्ड। यानी कि लेटर्स की जो एक मीनिंगफुल यूनिट है, जब आप अलग अलग अक्षरों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं तो जिस शब्द का एक मीनिंग निकलता हो उस समूह को हम बोलते हैं वर्ड। वर्ड्स को एक साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है फ्रेज। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेज को अगर आप एक साथ कनेक्ट करते हैं आपको मिल जाता है प्यारा सा क्लॉज। एंड क्लॉज को एक साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तब आपका लास्ट में अल्टीमेटली आपका बन जाता है सेंटेंस। अगर एक्चुअल बात आपसे मैं कर लूं तो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपकी यात्रा वर्ड से शुरू होती है और वास्तव में आपकी जो यात्रा है वो सेंटेंस पर खत्म हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है ना? कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश है, बहुत ज्यादा कोई तूफानी भाषा नहीं है, ये बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज है। यदि आप 3-4 महीने जम करके पढ़ाई करते हैं तो आराम से निकाल बैठते हैं आप इसको। ठीक है, तो भाई वर्ड से हमारी यात्रा शुरू होती है और हमारी यात्रा सेंटेंस तक जाती है। अब वर्ड जो होगा, शब्द, शब्द की अपनी एक पहचान होगी, दैट इज इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इस पृथ्वी पर कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो उस बच्चे का तुरंत एक तरीके से कुछ चीजें डिसाइड हो जाते हैं। जैसे उसके माताजी कौन है, पिताजी कौन है, भले ही नाम अनाउंस ना हो, लेकिन उसके एक पिताजी और एक माताजी होते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसकी जाति डिसाइड हो जाएगी, या तो वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा या फिर ईसाई होगा। यानी 4 कम्युनिटी में से 4 जो है जातियों में से एक उसकी जाति अपने आप डिसाइड होने लग जाती है। तो यही चीज एक शब्द के साथ भी है। कोई भी अगर आप बेटा जी शब्द देखेंगे तो उस शब्द की अपनी एक पहचान होगी और उसी पहचान को ग्रामर की भाषा में आप उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी टोटल 8 होती हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड द लास्ट इज योर इंटरजेक्शन। ये अपने आप में चैप्टर्स हैं, अपने आप में इन सभी पर हमें काम करना होता है। और जैसे ही आप इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ मिला करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तब जाकर के आपका एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाता है। तो हम जो बात करेंगे, हम आज बात करेंगे अपनी सेंटेंस पर। ठीक है, हम आज बात किस पर करेंगे? अपनी सेंटेंस पर। सेंटेंस कहां से बनता है? हमारा टेंस से बनता है। और ध्यान रहे कि मैं आपको पीवाईक्यूज साथ के साथ कराता हुआ चलूंगा, क्योंकि जब पूरा टेंस चैप्टर कंप्लीट होता है तो तब तक पीछे वाले कुछ पॉइंट्स हमारे मिस होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए मैं आपके सामने जैसे ही हम एक टेंस को कंप्लीट करेंगे तुरंत साथ ही साथ हम उसके कुछ पीवाईक्यूज और कुछ बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हाथों हाथ याद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए, ये एकदम बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपसे की। ठीक है, लेटर जो होता है इसी का मतलब पत्र भी होता है। कभी आप सोचे सर वो जो हम लिखा करते थे उसकी स्पेलिंग क्या, तो वो ये वाला लेटर है। जो ये लेटर है, अगर मैं इसका अपोजिट आपसे कह दूं बाद में, तो बाद में का मतलब क्या होगा भैया? पहले को आप क्या बोलते हैं? अर्लियर बोलते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम हो गया अर्लियर। अर्लियर यानी कि पहले। अगर मैं लेटर की बात करूं तो लेटर का अपोजिट आपका हो जाएगा फॉर्मर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉर्मर। फॉर्मर का मीनिंग होता है आपका पहले वाला। क्या होता है आपका? पहले वाला। तो ये भी आप याद रखें। फार्मर किसान होता है, लेकिन फॉर्मर जो होता है ये पोजीशन को दिखाने वाला वर्ड है, दैट इज पहले होता है। और एक बेसिक बात फिर कहना चाहूंगा भैया, कॉम्पिटिटिव वर्ड को गलत ना करना। कॉम्पिटिटिव वर्ड कई बार आपसे स्पेलिंग में पूछ लिया गया है, जैसे सक्सेसफुली की स्पेलिंग पूछी जाती है। आप बोलेंगे सर क्या है इस स्पेलिंग में? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है भाई, सक्सेसफुली की बात कर रहा हूं। तो स्पेलिंग क्या होगी आपकी? सक्सेस पूरा लिख दो, SUCCESS सक्सेस पूरा लिखिए, और FULLY फुल्ली, सक्सेसफुली हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमारी हुई, ये बेसिक हमने बात कर ली। थोड़ा सा आपको और आगे लेकर के चलता हूँ। एक पॉइंट और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं है तब तक टेंस को पढ़ना यूजलेस है। चीजें यही नहीं पता चल रही है हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूरी की पूरी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो आपकी है वो प्रॉपर तरीके से मैं बात करूं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से वो पार्ट्स हो सकते हैं? देखिए,
अगर मैं उन पार्ट्स की आपके सामने बात करता हूँ तो ध्यान से देखना, आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है तो देखिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश 3 सेक्शंस में बढ़ती है। एक तो आपकी होती है ग्रामर, सेकंड पार्ट इज योर वोकैब्स एंड थर्ड पार्ट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है जी। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के हमेशा 3 सेक्शन मिलेंगे, चाहे आप बैंकिंग की इंग्लिश पढ़ लीजिए, एसएससी की इंग्लिश पढ़ लीजिए, किसी भी डिफेंस एग्जाम की इंग्लिश पढ़ लीजिए, इवन इफ आप किसी टीचिंग एग्जाम की भी इंग्लिश पढ़ेंगे, तो हर जगह जहां पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, इंग्लिश के यही 3 सेक्शंस मिलेंगे मोर और लेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि जो ये आपकी ग्रामर है, ग्रामर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है फंक्शनल ग्रामर। कौन सी ग्रामर दोस्त, बोलिए एक बार, बोलते चलो मेरे साथ, देखो मजा आएगा, चीजें सीखनी है आपको, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रामर हो गया, और एक पार्ट आपका होता है दैट इज योर डेस्क्रिप्टिव ग्रामर। डेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ठीक है जी। फंक्शनल ग्रामर एंड योर डेस्क्रिप्टिव ग्रामर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है जी अपने को। चलो, इसी प्रकार से जब बात वोकैब्स की आप करते हैं तो वोकैब्स में आपको एंटोनिम्स देखने को मिलते हैं एग्जाम में, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है जी। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिल जाते हैं, एंड आपको स्पेलिंग्स जो है देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है? आपको स्पेलिंग्स देखने को मिल जाती है। और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की यदि मैं आपसे बात करूं, इसको आप आरसी भी बोला करते थे, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसी को आप अनसीन पैसेज भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लोज टेस्ट देखने को मिल जाता है, एंड यहीं पर आपको जो है PQRS देखने को मिल जाता है। क्या दोस्तों? यहीं पर आपको PQRS देखने को मिल जाता है। ये आपकी पूरी इंग्लिश का सिलेबस है, पूरी इंग्लिश का। आप बैंकिंग के एग्जाम की बात करेंगे, थोड़ा सा आरसी सेक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप एसएससी की बात करते हैं, ग्रामर वोकैब्स के साथ क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप सीजीएल की बात करते हैं, आपको क्लोज टेस्ट के साथ PQRS भी देखने को मिलेगा। आप जब मेंस की बात करेंगे, आपको A to Z सब कुछ देखने को मिलेगा। आप MTS की बात करेंगे, आपको पैसेज नहीं मिलेगा, आपको PQRS नहीं मिलेगा, आपको एक्टिव पैसिव नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो किसी भी एग्जाम की यदि आप बात करते हैं तो ये चार्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और इस चार्ट के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप सीखने जा रहे हैं मेरे साथ में। देखिए, जो ये फंक्शनल ग्रामर होती है, फंक्शनल ग्रामर के अंदर हम जो स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि हर एक शब्द की यानी कि हम एक एक शब्द की बात करते हैं। तो यहां पर हमें फोकस किस पर करना होता है? किसी एक शब्द पर फोकस करना होता है। लाइक दैट, हमने एक वर्ड पकड़ लिया राम, तो राम क्या है? एक नाउन है, तो हम नाउन चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम फंक्शनल ग्रामर को सीखते हैं तो हम किसी एक शब्द का बढ़िया से डिटेल में एनालिसिस करते हैं और उसी पर अच्छे से स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप डेस्क्रिप्टिव ग्रामर की बातें करते हैं तो डेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर चीजों को आप डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? आप चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्क्राइब कब कर सकते हैं? जब आप पूरी बात को कहेंगे। पूरी बात को कहेंगे तो यहां पर आपको सीखने होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या? आपको सीखना होता है टेंस। देखो यहां पर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? टेंस आता है आपका क्वेश्चन टैग आता है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग के साथ साथ आपका कंडीशनल्स चैप्टर आता है। क्या आता है? आपका कंडीशनल्स चैप्टर आता है। कंडीशनल्स के साथ ही साथ आपका यहाँ पर वॉइस चैप्टर आता है, एंड वॉइस के साथ ही साथ आपका नरेशन चैप्टर आ जाता है। और एक बात क्लियरली दिमाग में बिठाइएगा कि पूरी की पूरी जो डेस्क्रिप्टिव ग्रामर है, पूरी की पूरी जो डेस्क्रिप्टिव ग्रामर है, वो आपकी किस पर बेस्ड है? वो टेंस पर बेस्ड है। जिस बच्चे को टेंस ही नहीं आया, वो क्वेश्चन टैग को, कंडीशनल्स को, एक्टिव पैसिव को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कभी सीख नहीं सकता। इसीलिए मैंने अपने आज के इस सेशन की जो शुरुआत की है वो टेंस से की है। पहले मैं आपके सामने पूरा टेंस चैप्टर कंप्लीट करूंगा, एकदम बढ़िया लेवल पर क्लियर करूंगा। गॉट इट? आई होप आप मेरी बातों को समझ चुके हैं। आपको अब इंग्लिश का ओवरऑल जो बेसिक एक प्रीव्यू होता है वो आपको मिल चुका है। क्या कहते हैं? आर यू रेडी? कर दूं अब अपने बढ़िया से इस सेशन की शुरुआत, जिसमें हम टेंस पर एकदम बढ़िया से गहराइयों से बात करने वाले हैं। करते हैं शुरुआत। आज ये सबसे पहली वीडियो है, इस वजह से चीजें काफी मैं आगे एक तरीके से डिटेल में आपके सामने रख दिया हूं। तो आज से हम पहले अपनी डेस्क्रिप्टिव ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने टेंस की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने कभी भी टेंस की बात करता हूं,
किसकी? मैं आपके सामने कभी भी टेंस की बात करता हूं तो टेंस से एक बात हमेशा आपको याद रखनी होगी कि टेंस है क्या, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लूं व्हाट इज टेंस, तो आपका एक बिल्कुल सीधा सा आंसर आएगा। अगर कोई बच्चा अच्छी नॉलेज रखता है वो बोलेगा सर टेंस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। टेंस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लस एक्शन। आप बोलोगे सर ये क्या कह दिया? पूरा का पूरा जो टेंस है ना वो यही इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। पूरा का पूरा टेंस चैप्टर आपका इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी भी क्या वजह है वो देखते हैं। भी देखिए, अब मैंने क्या क्या रख दिया आपके सामने, टाइम और एक्शन। केवल इन दो शब्दों पर मैं आने वाली जितनी भी हमारी बातें होंगी वो पूरी करूंगा। मैं केवल इन दो शब्दों पर पूरी की पूरी आने वाली बातें मैं इन पर करने वाला हूं। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा करके मुझे बताइए कि इन दो शब्दों पर कैसे एक पूरा चैप्टर मतलब डिपेंड हो सकता है और पूरी पूरी डेस्क्रिप्टिव ग्रामर आपकी इन दो शब्दों पर टिकी हुई है। एक बार कोई बच्चा बताना चाहेगा? बताओ जल्दी से। हाँ जी दोस्त, जल्दी से एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे। देख हाँ जी, देखिए अब जैसे मैंने आपके सामने दो शब्द रखे, इन पे दोनों पे बड़ा प्यारे तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज टाइम। तो टाइम के बारे में याद रखना, टाइम टोटल होते हैं केवल 3। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड योर फ्यूचर। आप बोलोगे सर तो टेंस होता है ना? लल्ला ना, टेंस नहीं होता, ये होते हैं टाइम। ठीक है जी, टाइम कितने हो गए? 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड योर फ्यूचर। अगर मैं एक्शंस की बात कर लूं तो एक्शन आपके होते हैं 4। कितने होते हैं आपके एक्शन? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, योर कॉन्टिन्यूस एक्शन, ठीक है जी, योर परफेक्ट एक्शन, योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन, ठीक है जी, योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बात हमने पढ़ रखी है। अभी बताऊंगा इनका क्या लॉजिक है, क्यों इनको इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि चीजें मतलब आसान होने लग जाए। अदरवाइज मैं भी डायरेक्ट आते आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हैं, राम स्कूल जाता है, राम नहाता है, राम सुखाता है, ये चीजें मैं भी कर सकता था, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कारगर सिद्ध नहीं होंगी जितना आप यहां से चीजें क्लियर कर पाओगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने सबसे पहला पॉइंट देखा 3 टाइम है, 4 एक्शन है, यानी 3 टाइम के साथ अगर मैं 4 एक्शंस को मिलाता हूं तो ओवरऑल हमारे पास में टोटल 12 टेंस बनता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ ले टेंस कितने होते हैं तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए 12 होते हैं। कोई पूछे 12 ही क्यों होते हैं, आप बोलेंगे सर 3 टाइम है, 4 एक्शन है, 3 चौका 12, तो 12 हमारे क्या बने? टेंस बन गए। ठीक है, अब इन 12 पर हल्की हल्की सी एक बार नजर डालता हूं ताकि चीजें आपके सामने क्लियर होनी शुरू हो जाए, ताकि चीजें आपके सामने यहां पे बढ़िया से क्लियर होनी शुरू हो जाए। देखो, जब ये 3 टाइम हो गए, 4 एक्शन हो गए, 3 टाइम को 4 एक्शन के साथ मिलाकर के 12 बना दिया आपने, क्या? टेंस। पहले प्रेजेंट टाइम की बात करता हूं। प्रेजेंट टाइम बेटा जी जिस मोमेंट पर आप हमारी ये क्लास देख रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। व्हाट यू आर, भाई प्रेजेंट क्या होता है? व्हाट यू आर, आप क्या हैं, ठीक है ना। व्हाट यू आर, आप क्या हो, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। पास्ट, जो बीत गया सो कल वो अब दौर ना आएगा, इसका मतलब वो चीजें निकल चुकी हैं हाथ से। इट सिंपली मीन्स दैट व्हाट यू वर, क्या भैया? व्हाट यू वर, आप क्या थे, वो हमारा क्या है भैया? पास्ट है। एंड जो आप भविष्य में बनेंगे वो हमारा फ्यूचर है। व्हाट यू विल बी, व्हाट यू विल बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। व्हाट यू विल बी, आप क्या बन जाओगे, वो आपका फ्यूचर है। ये 3 पैरामीटर्स बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसे टाइम लाइन पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट हमारा प्रेजेंट है। इससे पहले जो मोमेंट हम जी चुके सब पास्ट है, और इससे आगे जो हम मोमेंट्स जिएंगे वो सब हमारा फ्यूचर होगा। बिल्कुल बेसिक बात थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को थोड़ा सा अब एक्शन के नजरिए से देखना। कोई भी एक ऐसा
एक्शन, कोई भी एक ऐसा कार्य जो हमेशा होता है, जो एकदम नॉर्मल है, जिसमें वास्तव में आप किसी की जानकारी दे रहे हैं, कोई भी एक ऐसी घटना जो नॉर्मल घटना रही है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ तूफानी नहीं हुआ है, तो वो सब बेटा जी इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट यानी मेरे प्यारे दोस्त नॉर्मल एक्शंस, या फिर जब आपका मेन मोटिव, आपका मुख्य उद्देश्य किसी भी वाक्य की मदद से जानकारी देने का होगा, तो वो वाक्य आपका जो होगा, वो जो कार्य दिखा रहा होगा, वो इंडेफिनिट है। यानी कि इंफॉर्मेशन पर्पस कह दो, या मेरे भाई नॉर्मल एक्शन कह दो, या फिर रूटीन एक्शन कह दो। ठीक है जी, इंडेफिनिट का मतलब हो गया नॉर्मल एक्शन। बात याद रहेगी? आप बोलेंगे हाँ सर नॉर्मल एक्शन ही तो है, क्या ही याद रखना है, आगे चल के बहुत बढ़िया से बातें होंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बार इमेज क्लियर कर दूं। कॉन्टिन्यूअस, भाई लगातार चल रहा है, लगातार कब तक चलेगा? जब तक आप इसे चलाने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, टेम्परेरी एक्शन। कैसा एक्शन मेरे भाई? टेम्परेरी एक्शन, यानी अभी तो चल रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कब तक चलेगा, हो सकता है अभी के अभी खत्म हो जाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बेटा एक टेम्परेरी एक्शन है, ये पढ़ाने का काम अभी जो चल रहा है, अभी तो 8% पढ़ा रहा हूं, लेकिन आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये काम खत्म हो जाएगा। तो हर एक वो कार्य जो बोले जाते वक्त तो आपका कंटिन्यू चल रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद वो कंटिन्यू ना रहे, उसी को आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। बहुत बढ़िया। जो ये काम आपका चल रहा है टेम्परेरीली, अगर ये काम पूरा हो जाए तुरंत बेटा ये परफेक्ट बन जाता है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन। कैसा भैया? कंप्लीटेड जो आपका एक्शन है वो आपका परफेक्ट है, कंप्लीटेड। मैं पढ़ा चुका हूं, राहुल घर पहुंच चुका है, आप भोजन कर चुके हैं, आप मेरी क्लास पूरी कर चुके हैं। मैंने बोला आप क्लास देख रहे हो, ये बेटा टेम्परेरी है, ये कॉन्टिन्यूअस है। आप हमेशा क्लास देखते हो तो मैं जानकारी दे रहा हूं, नॉर्मल बात है, ये इंडेफिनिट है। आप क्लास देख चुके हो, यानी कि अब ये परफेक्ट है। क्या? जब एक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। बहुत बढ़िया। और देखो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कुछ काम पूरा हो गया और बेटा कुछ काम चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि आधा अधूरा काम है, यानी कि पार्शियल कंप्लीट एक्शन। कैसा एक्शन मेरे भाई? पार्शियल कंप्लीट एक्शन जो आपका है वह है आपका क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। वह क्या है आपका? वह है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा इससे आप जो है पहली नजर में सेंटेंस को पकड़ोगे कि चलना क्या है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, की गल है। चलो बहुत बढ़िया, ये बेसिक बात हमारी क्लियर हुई। लेकिन फिर से आपके सामने क्वेश्चन उठा, सर व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? मैंने बोला टाइम एंड एक्शन का कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन सा कार्य कब हुआ, इस बात को बताने के लिए हमें टेंस का सहारा लेना है। लेकिन इसी बात को दिखाने के लिए, इसी बात को लिखने के लिए हमें सेंटेंस का सहारा लेना है। किसका सहारा लेना है? सेंटेंस का सहारा लेना है। यानी कि टेंस तो केवल और केवल वो कठपुतली है जिसके दम पर पूरा सेंटेंस नाचता है। टेंस तो एक वो कठपुतली है जिसके दम पर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस नाचता है। बात क्लियर हो गई भैया? हाँ जी, मेरी बात क्लियर हुई बेटा जी? नहीं हुई? बताओ जल्दी से। आप बोलेंगे यस सर। समझाता हूं। मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी कभी आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाओगे, जब भी कभी आप दुनिया का कोई भी बेटा सेंटेंस बनाओगे, तो उसमें एक बात याद रखना, सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर के बनता है। आप बोलोगे सर ये भी कोई बात पूछनी कि सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। मैं बोला वर्ब कौन कौन सी होती है? आप बोलोगे सर एक तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं पहले, और फिर लगा देते हैं सर हम क्या? अपनी मेन वर्ब। क्या लगा देते हैं मेरे भाई? फिर हम लगा देते हैं अपनी मेन वर्ब, और फिर हम लगा देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या लगा देते हैं? अपना सीधा सीधा लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंस को बनाने का नियम है। आज से आज तक यही पढ़ते हुए आए हो। राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कार्य करने वाला हीरो था, डूअर था। इज हेल्पिंग वर्ब था, गोइंग मेन वर्ब था, और टू स्कूल वर्ब की जानकारी थी। और वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम क्या कह देते हैं? सभी वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे भाई? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहां पर एक बात सुनना, सब्जेक्ट यानी मैं हूं हीरो तेरा। सब्जेक्ट कौन हो गया भाई? हीरो हो गया। हीरो यानी बेटा कार्य करने वाला इंसान हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब। ठीक है। और एक चीज
भाई लिखने के चक्कर में मत पड़ना, आज सीख लो मेरे साथ में। आज ये आखिरी बार आप सीख रहे हो, आज टेंस से जुड़ी हुई हर बात आपके सामने रखूंगा, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये सीरीज आखिरी बार आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे कि दोबारा आप कभी टेंस में या जो भी चैप्टर में आपको पढ़ाऊं उसमें परेशान ना हो। इसलिए बिल्कुल सीरियस हो, केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये सब कुछ मैंने अपने नोट्स में आपके लिए लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बिल्कुल इसी अंदाज में मैंने लिख रखी हैं। तो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तरीके से चीजें आसानी से आपके सामने पहुंच जाएंगी। आप बोलोगे सर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे? क्योंकि इसके पीडीएफ फ्री दे दूंगा, और प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो बेटा फ्लिपकार्ट पर भी है और अड्डा स्टोर पर भी है, वो आपकी सुविधा है। लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल यही लिखी हुई। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी भैया? वर्ब की है। चलो ये दोनों तो पार्टी अलग गई। अब यहां सबसे दमदार बात निकल करके आएगी कि ये हेल्पिंग वर्ब क्यों इस्तेमाल करते हैं हम। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है टाइम ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए मेरे दोस्तों? टाइम ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए। और मेन वर्ब का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है उस एक्शन को दिखाने के लिए, उस कार्य को दिखाने के लिए। बात समझ में आई? हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई जाती है? ताकि ये पता चले टाइम क्या था, कार्य कब हुआ। मेन वर्ब क्यों लगाई जाती है? ताकि ये पता चले कार्य क्या हुआ। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही टेंस को जन्म देता है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही टेंस को डिसाइड करता है। तो अगर मुझे किसी सेंटेंस में यह पहचानना है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, कौन से टेंस में ये सेंटेंस बना है, तो आपकी नजर किस पे जानी चाहिए? केवल हेल्पिंग वर्ब पर और मेन वर्ब पर। यानी कि इस टाइम को किसने दिखाया भैया? हेल्पिंग वर्ब ने। एक्शन को किसने दिखाया भैया? आप बोलेंगे सर मेन वर्ब ने। दोनों की दोनों अपने आप में क्या है बेटा जी? वर्ब है। दोनों ही अपने आप में क्या है बेटा जी? वर्ब है। तो मैं क्यों ना डायरेक्ट बोल दूं कि टेंस क्या है बेटा? टेंस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस है क्या? टेंस बेटा वर्ब का अध्ययन है। जिस बच्चे को वर्ब पहचाननी आ गई, वर्ब सही से इस्तेमाल करनी आ गई, समझ लो उसे टेंस क्लियर हो गया। तो कभी भी आप सेंटेंस में अगर टेंस पहचानना चाहते हैं, उस सेंटेंस की तुरंत मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखिए, आपको सारी लॉजिक तुरंत एकदम क्लियर हो जाएंगे खुद ब खुद कि भाई व्हाट इज टेंस। आप बोल देंगे तुरंत सर स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस जस्ट क्या है बेटा? टेंस है वर्ब। डन डना डन डन। बताइए किसी डियर स्टूडेंट को कोई दिक्कत कि सर दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर बनता है वो वर्ब के दम पर बनता है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? तो वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है। अगर किसी सेंटेंस में आपको टेंस पहचानना है कि भाई इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो आप उस सेंटेंस की वर्ब पर नजर दौड़ाइए। आप उस वर्ब को देखते ही तुरंत बता देंगे सर इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आखिरकार कौन सा टेंस है। ये बात आप तुरंत बड़े आसानी से बता सकते हैं। डन है बात? ये बेसिक बात समझा पाया क्या मैं आपको कि टेंस इज व्हाट? टेंस इज स्टडी ऑफ वर्ब। ठीक है भैया। बेटा वर्ब पर एक बार फिर से आपको थोड़ा सा अलग से चर्चाएं करवाता हूं, क्योंकि कमी पता है कहां पर है हमारे अंदर, या किसी भी एक तरीके से उन रेस्पेक्टेड फैकल्टी के अंदर जो आपको नहीं सिखा पाए। उन्होंने सीधा वो चीजें सिखा दी जहां से क्वेश्चन उठ रहा है, लेकिन वो नहीं बताई उसके पीछे के जो बैकग्राउंड था। अगर हमें पूरी पिक्चर का केवल एंड सीन दिखा दिया जाए कि देखो ये हुआ, हीरो मर गया और विलेन जीत गया, फिर विलन मर गया, हीरो जीत गया, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों, किसने किसको मार दिया। लेकिन अगर आपको पूरी मूवी दिखाई जाए तो आपको सब समझ में आ जाता है कि अच्छा ये यूं मरा, इसने पक्के कांड किए थे, इसके कांड की वजह से, इसके गलत कर्मों की वजह से इस इंसान को मार दिया गया। अदरवाइज भगवान ने तो सबको सेम भेजा। आप खुद देखिए हमारी पृथ्वी पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है, हर बच्चा समान होता है, हर बच्चे के अंदर सेम पोटेंशियल होती है। लेकिन कुछ बच्चे इतने अच्छे बन जाते हैं और कुछ बच्चे इतने नालायक बनते हैं कि पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती है। वजह क्या है? किसने किस जगह अपना फोकस लगाया। सेम कहानी। टेंस पूरा कब क्लियर होगा? जब एक बार सारी पिक्चर क्लियर होगी। वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी एक बात पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गहराई से सोच लेना, बस सोचने मात्र से सीख जाओगे। थोड़ा सा वर्ब पर बात करता हूं। यदि कभी भी आपके सामने वर्ब का जिक्र आ जाए तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। वर्ब मेनली जो है वो दो प्रकार की है, केवल दो प्रकार की। पहली आपकी बेटा जी हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड इज योर भाई मेरे मेन वर्ब। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब और आपकी मेन वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है ये भी सीधी सीधी दो प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब,
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप सभी बच्चे प्यार से कई बार पढ़ते हैं बुक्स में ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को कई बार हम बोल देते हैं सपोर्टिंग वर्ब। क्या बोल देते हैं? इसी को हम सपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। एक ही है, तीनों के नाम केवल अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। जैसे आप ही को चुन्नू बोलता होगा कोई व्यक्ति, आप ही को आपके मम्मी पापा प्यार से कालू बोलते होंगे, और आपका नाम है डॉक्यूमेंट्स मान के चलो अभिषेक। तो तीन नाम है लेकिन है तो आप ही के भैया। सेम कहानी, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब एक ही है, और यहीं से एक ब्रांच निकलती है वर्ब की, जिसको हम नाम देते हैं मॉडल्स। क्या नाम देते हैं मेरे भैया? मॉडल्स। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड टू, डेयर, हैड टू, हैज टू, हैव टू, कुड, ओट टू, ये मस्ट, सब कुछ आपके क्या है? मॉडल्स है। तो पहली पॉइंट, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब ही हैं, नए नहीं है ये कुछ भी। काम इनका क्या है वो भी बताने जा रहा हूं। ये बात क्लियर हुई भैया? जितनी भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनका सबका केवल एक काम है, और इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कार्य कब हुआ, टाइम ऑफ एक्शन को दिखाने का काम करती हैं ये सारी वर्ब। और मॉडल्स का कार्य सिर्फ इतना होता है, कार्य कैसे हुआ, किस मूड के साथ हुआ, मोड ऑफ एक्शन को आपका दिखाता है बेटा जी कौन? आपके मॉडल्स। और जो आपके मेन वर्ब है ये दिखाती है कार्य को, हमेशा याद रखें। एक्शन डिनोटिंग वर्ड, क्या मेरे भाई? एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स इज सो कॉल्ड, वर्ड्स मैंने बोला आर सो कॉल्ड मेन वर्ब्स। बात क्लियर हो गई भैया? कि दुनिया का हर एक वो शब्द जो किसी भी प्रकार के कार्य को दिखाएगा, उस कार्य को दिखाने वाले शब्द को तो बोल दो मेन वर्ब। कार्य कब हुआ, हेल्पिंग वर्ब बताएगी। कार्य कैसे हुआ, किस मंशा के साथ हुआ, किस इरादे के साथ हुआ, किस उद्देश्य के साथ हुआ, आखिरकार ताकत दिखानी थी, जिम्मेदारी दिखानी थी, मजबूरी दिखानी थी, प्रेशर दिखाना था, किसी को समझाने के भाव से दिखाना था, करा किस इच्छा से है, वो सब आपके दिखाएंगे मॉडल्स। आप बोलेंगे हाँ सर बेसिक बात है, बेसिक है ना। बस मॉडल्स एक अलग हमने ग्रामर में चैप्टर बना रखा है, तो मॉडल्स पर अभी मैं कोई बात आपसे नहीं करूंगा। लेकिन एक बात क्लियर है भैया, जहां हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आ गई वहां मॉडल्स नहीं आएगा, और जहां मॉडल्स आ गया वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और विश्वास नहीं हो रहा तो ले आओ कोई भी ऐसा सेंटेंस उठा करके जिसमें एक ही सेंटेंस में एक ही काम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स दोनों का इस्तेमाल किया गया हो। इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा यूज नहीं होता। दोनों में से एक ही आएगा, क्योंकि है तो दोनों में से एक ही। भैया दोनों एक ही तो हैं, मैं हूं, मेरे बड़े भैया जी हैं, तो हम दोनों एक ही तो हैं। अगर मैं किसी शादी में चला गया, अब बड़े भैया की जरूरत नहीं है, बड़े भैया शादी में चले गए तो मेरी जरूरत नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना एक ही टाइम पे हम मतलब दोनों के दोनों कहीं पर जाकर के एक काम करके आएंगे, नहीं भाई, दोनों में से एक जगह काम हो जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे है। तो शादी वाला एग्जाम्पल दिल पे मत लेना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं था। तो भाई ये बात हमें असली अपनी पकड़नी है। हम जो 10th चैप्टर के अंदर हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है ये वाली, कौन सी? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखो, ये केवल 3 होती हैं। एक तो आपकी डू होती है, एक आपकी बी होती है, और एक आपकी हैज होती है। कौन होती है भाई? एक तो आपकी डू होती है, एक मेरे प्यारे बेटा आपकी बी होती है, और मेरे भैया एक आपकी हैज होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केवल 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आप बोलोगे सर इज दैम आर कहां गया, वाज वर कहां गया, हैज हैव कहां गया, हेड कहां गया? मैं बोला भाई सब इसी के अंदर छिपे हुए हैं। ये वही बात हो गई, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानी, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये परेशानी, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजरे से तो बाहर निकल। अरे तू अपने बनाए हुए पिंजरे से तो बाहर निकल, तू तो खुद में एक सिकंदर है, तू तो खुद में एक सिकंदर है। सेम कहानी इन्हीं 3 हेल्पिंग वर्ब में पूरी हेल्पिंग वर्ब्स बसती हैं। कैसे बसती हैं देखिए, जैसे कि मैं एक प्यारी सी टेबल बनाता हूं। आप बोलेंगे सर बना दो, जल्दी बना दो। देखो टेबल मैंने ये बनाई कि यहां मैंने रखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है एस या ईएस लगी हुई वर्ब। यहीं पर मैंने रख दी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहीं पर मैंने रख दी आपके सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर मैंने रख दी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं आईएनजी लगाता हूं तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको मैं नाम दूंगा V4। क्या नाम दूंगा मैं? इसी को बोलूंगा V4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपके सामने जिक्र करते हैं पूरा पूरा डू का। किसका यूज करते हैं मेरे भाई? डू का। देखो डू की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो डू ही होती है, और सिंगुलर फॉर्म होती है डज। क्या होती है मेरे भाई? डज। आपकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। आप बोलोगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं बोला टेंशन मत लो,
थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, अगर थोड़ा सा पेशेंस रख गए सारी चीजें कभी नहीं भूलोगे। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू डिड डन। क्या होती है मेरे भाई थर्ड फॉर्म आपकी, डू डिड डन। क्या हो जाएगी आपकी, डू डिड डन। और आईएनजी फॉर्म आपकी हो जाएगी डूइंग। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, आपकी हो जाएगी डूइंग। इसी प्रकार से जब बी की फॉर्म की आप बात करोगे तो बी की फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है इज आर और आपकी एम। क्या होती है आपकी, इज आर एम। सेकेंड फॉर्म आपकी होती है भैया वाज या फिर वर। क्या होती है आपकी, वाज या वर। थर्ड फॉर्म आपकी होती है बीन, और आईएनजी फॉर्म आपकी यहां पर होती है बीइंग। क्या होती है मेरे भैया, आपकी होती है बीइंग। और इसी प्रकार से जब भी कभी आप हैव की बात करोगे, डू बी और हैव था या हैज था, मैंने हैज लिखा हुआ है, चलिए जी हम हैज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, जो अपना हैज ले लेते हैं। तो देखिएगा डू बी और हैव, डू बी और हैज, तो यहां फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है हैव और सिंगुलर फॉर्म होती है हैज। सेकंड फॉर्म आपकी होती है हेड, थर्ड फॉर्म आपकी होती है हेड, और फोर्थ फॉर्म आपकी होती है हैविंग। देख लो पूरी हेल्पिंग वर्ब आई या फिर नहीं आई, मुझे तो मेरी बात का जवाब दो। कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने आ गई ना, आप बोलेंगे यस सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी अपने को नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, केवल ये हेल्पिंग वर्ब है, किसका कहां यूज होगा वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेनली आपसे बात कर लूं तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है। चलिए वापस लौटा मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब क्या दिखा रही है, आपका एक्शन दिखा रही है। एक्शन क्या होता है, कोई ना कोई कार्य होता है। जब कोई कार्य हुआ हो तो उस कार्य को दिखाने वाली वर्ब को आप नाम देते हैं मेन वर्ब। और एक्शन डिनोटिंग जो आपके वर्ड्स हैं उनको भी समझ लो, जैसे कि जो भी वर्ब मेन वर्ब होगी उसकी भी 5 फॉर्म बनना स्वाभाविक है। जैसे मैंने V1 V5 के रूप में रख दिया, V1 के रूप में बात कर लेता हूं पहले। V1 के रूप में मैंने रखा गो, बेटा V2 क्या हो जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म आप बोलेंगे सर वेंट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया, आप बोलोगे सर गो वेंट गोन। आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर गो में आईएनजी लगाया तो क्या हो गई, गोइंग। अरे सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, एस या ईएस लगा दो तो आपकी क्या हो गई बेटा जी, मेरे गोज हो गई। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई भाई। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वर्ब मतलब जिसकी अलग अलग फॉर्म आप बना सकते हैं वो सब आपकी मेन वर्ब है। चलिए एकदम बिल्कुल बेसिक बातें हमारी हुई क्लियर। अब हम अपने टेंस की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अब हम अपने सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। एक बार पूरी चीज को विंड अप करता हूं तब आगे बढ़ूंगा। मैंने सिर्फ इतनी इतनी सी छोटी छोटी बात कही है कि टेंस जो है टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। टाइम यानी कि कौन सा कार्य कब हुआ, एक्शन कार्य क्या हुआ, इन दोनों को बताने के लिए टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। और इसी बात को लिखने के लिए, दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सेंटेंस का सहारा लेना पड़ेगा। सेंटेंस के रीढ़ की हड्डी आपका टेंस है। सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस का जो पिटारा है वो पिटारा आपका टेंस है। कौन सा कार्य कब हुआ है इस बात को दिखाने वाला आपका सेंटेंस है, लेकिन बताने वाला, रिप्रेजेंट कराने वाला आपका टेंस है। चलिए तो ये बात हो गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्लियर हो गए, थोड़ा सा एक्शंस आपको क्लियर हो गए। आपको फिर पता चला सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है मेनली, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब जो है वास्तव में यही टेंस है, क्योंकि वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब टाइम दिखा रही है, वर्ब के अंदर मेन वर्ब आपकी एक्शन दिखा रही है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब की बात करी कि 3 होती हैं केवल, डू बी और हैज। मेन वर्ब आपकी बहुत सारी हो सकती है। इसी को मैंने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया, इन पर मैं बात आपसे करूंगा। अब मैं आपके सामने पूरे टेंस की एक टेबल बनवाता हूं, फिर एक एक टेंस के अंदर डिटेल में जाऊंगा, पूरा आपको चीजें क्लियर करूंगा और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। और मुझे पूरा 101% विश्वास है आप पर कि आप उसे उड़ा दोगे। देखिए भैया अब मैं आपके सामने एक आसान टेबल बनवाता हूं जिससे आप चीजों को आसानी से याद कर पाएंगे। देखो टेबल आपने आज से पहले बहुत बना ली, लेकिन मेन क्वेश्चन ये उठता है आसानी से किसने चीजें क्लियर की। भाई हर कोई पढ़ा ही रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा बाकी रेस्पेक्टेड फैकल्टीज ने भी आपको पढ़ाया ही है, लेकिन मजे की बात यह कि आपको समझ में किसका आ जाता है। सारा खेल इस बात का है। देखो हर कोई टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, हर किसी की अपनी टेक्निक्स है, टीचिंग स्टाइल है। अब वो स्टाइल आपको कितना पसंद आ गया ये बात एक टीचर की सफलता को डिसाइड करती है। मानते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यही चीज है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, क्या पता आज आपको ऐसा समझ में आ जाए कि आप कभी ना भूलें फिर। तो चलिए भैया
चलिए दोस्त, ये देखिए, ये आपके सामने बेटा जी एक टेबल बन चुकी है। ठीक है जी, ये टेंस की एकदम टेबल मैंने प्यारी सी बनाई, थोड़ी लाइनें इधर उधर गई हैं, कोई नहीं, वो आप सभी बच्चे समझदार हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा शुभ काम और कर दिया कि इसमें एक लाइन मैंने इस तरीके से क्लिक कर दी है ताकि चीजें आसान हो जाने लगे। मैंने इधर लिख दिया आपके सामने टाइम, और इधर मैंने लिख दिया आपके सामने एक्शन। टाइम के साथ इधर मैंने क्या लिख दिया, एक्शन। ठीक है जी, एक तरफ टाइम है, एक तरफ एक्शन है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर टाइम तो केवल ही 3 है, दैट इज योर प्रेजेंट एंड पास्ट एंड अपना फ्यूचर। भाई टाइम तो केवल 3 है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती। और जब एक्शन की बात आएगी तो एक्शन आपके 4 हैं, एक तो प्रेजेंट है भैया, एक आपका पास्ट है। एक्शंस की बात कर रहे हैं भाई, हम फिर से टाइम लिख दे रहे हैं, गलत बात है ना ये? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ता हूँ, दोबारा सही करते हैं। एक्शन कौन सा है? या तो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस NUOUS, ठीक है, ध्यान रखना। परफेक्ट हो गया आपका, आप बोले बिल्कुल आसान है, और यहां पर आपके सामने आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन हो गया दोस्तों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, गॉट इट? आप बोलेंगे यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, ये कौन सा टेंस बना? आप बोलेंगे सर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बोलूं टेंस है, नहीं है। केवल फ्यूचर की बात करूं टेंस है, नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि केवल टाइम टेंस नहीं हो सकता, केवल एक्शन टेंस नहीं हो सकता, लेकिन दोनों को मिलाकर के टेंस बनता है। तो पहले बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप एक बात बताओ, सेंटेंस बनाओगे, हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। क्या एक सब्जेक्ट से और एक ऑब्जेक्ट से आप टेंस डिसाइड कर पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, टेंस तो वर्ब से डिसाइड होता है। तो क्यों ना सीधा मुद्दे की बात कर लूं, वर्ब को ही मैं पकड़ लूं। तो चलो वर्ब पर बातें करनी शुरू करता हूं। यहां पर एक बात समझना भैया, और वो बात क्या है समझने योग्य, वो देखो। बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ V1 और V5। क्या है मेरे भाई? V1 और V5। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा V1 और आपका V5। क्या है इसका मीनिंग? सीधा सीधा भाई V1 V5। कोई दिक्कत नहीं है? आप बोलेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमारी नहीं है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है, देखो पास्ट इंडेफिनिट यानी बेटा जी V2, यानी कि मेरे भाई क्या V2। फ्यूचर यानी कि विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यदि आपसे बात कर लूं तो आपका हो जाएगा इज RM के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लूं तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर वाज या फिर वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर लूं तो आप याद रखिएगा विल या फिर शैल के साथ में आपका बी, और बी के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लूं तो आप याद रखिएगा हमेशा कि सर हैज या फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात कर लूं तो आप हमेशा याद रखिएगा हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की बात की तो याद आपको आसानी से रखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए कि विल या फिर शैल के साथ में हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आपसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लूं तो यहां पर आपका आएगा हैज या फिर हैव के साथ में बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ में आपका टाइम। क्या आएगा सेंटेंस के अंदर? आपका टाइम जरूर आएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लूं तो आप बोलेंगे सर क्या कि हेड के साथ बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ में आपका भाई टाइम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो विल या फिर शैल के साथ में आपका आएगा क्या? बी, हैव बीन, पहले हैव फिर आपका बीन फिर आपका V4 और आपका दोस्तों टाइम। ये एक
वो टेबल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये चीजें आपको याद भी नहीं करनी, सही मायने में बात करूं, टाइम के साथ याद चीजें अपने आप हो जाएंगी, बट ये टेबल एटलीस्ट आपको मालूम होनी ही होनी चाहिए। ये मैं वो बेसिक बातें आपके सामने रखी जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। गॉट इट? आप बोलेंगे यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर ये टेबल इतनी छोटी क्यों बनवाई? फिर कह रहा हूं भाई, कोई भी जो आप सेंटेंस बना रहे हो, कोई भी कैसे भी आपने जो सेंटेंस बनाया है वो तीन चीजों से मिलकर के बना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये भी आप सभी को मालूम है कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो टेंस रूपी शब्द है, वो टेंस कौन है भाई? ये वर्ब। भाई टेंस को कौन डिसाइड कर रहा है? आपकी है वर्ब डिसाइड कर रही है, क्योंकि ना तो कभी सब्जेक्ट से पता चलेगा सेंटेंस का टेंस क्या है, ना कभी ऑब्जेक्ट से पता चलेगा सेंटेंस का टेंस क्या है। पता किससे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्ब से। तो क्यों ना हम सीधा वर्ब ही पढ़ना शुरू करें। वर्ब एंड वर्ब एडवांस जो टॉपिक होता है वो पूरा यहाँ क्लियर हो जाता है। बात मानते हो? एकदम बेसिक पर चल रहा हूँ आज। देखो पूरा लेक्चर पहला मैं ले रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल एकदम वो चीजें क्लियर कर दूंगा जिससे दिक्कत ना आए आगे चल के। चलिए, गॉट इट। तो यही चीज मैंने रखी, पूरा टेंस आपके सामने रख दिया। आप बोलोगे सर ये याद कैसे होगी? मैं बोला इसके आसान कुछ ट्रिक्स दे देता हूँ। ट्रिक्स क्या है? जैसे कि देखिए, ट्रिक भी खैर कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप कभी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को देखेंगे, किसको मेरे भाई? कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, तो इसमें आईएनजी फॉर्म जरूर मिलेगी। याद रखना, ये चीजें रटना मत, समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस चलने वाले एक्शन को या कॉन्टिन्यूअसली चलने वाले एक्शन को हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से दिखाते हैं, यानी कि V4 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा जी? V4 से, चाहे वो देखो कहीं का भी हो। तो चलो आसान करता हूं चीजों को। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस है तो भाई V4 आना स्वाभाविक है। कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा जी मेरे V4 का आना स्वाभाविक है। V4 का आना स्वाभाविक है। क्या हुआ यार? ये क्या हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। और V4 का आना बेटा जी स्वाभाविक है। मैंने V4 को हटा दिया, देखो हर जगह से। भाई यहाँ कॉन्टिन्यूअस था, हटा दिया, क्या दिक्कत है? हट गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए जी, ये चीज आउट हुई, बहुत बढ़िया। मानोगे भाई? आसान हो रही चीज। एक दूसरा हिंट देता हूं। दूसरा हिंट ये है आपके लिए कि यदि आपके सेंटेंस के अंदर कभी भी आप परफेक्ट एक्शन को देखें, केवल परफेक्ट एक्शन को, तो परफेक्ट एक्शन के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना स्वाभाविक है। क्या बेटा जी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना स्वाभाविक है। जैसे कि आप नोटिस करें, परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलो जी, इसको भी याद रखने की जरूरत आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपने एलिमिनेट कर दिया। वेरी इजी। एक और आप पॉइंट देखेंगे, अगर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों एक साथ हैं, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो बीन के साथ टाइम जरूर आता है। क्या आता है? बीन के साथ टाइम जरूर आता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा क्या आता है मेरे भैया? बीन के साथ में आपका टाइम आता है। क्या आता है प्यारे बेटा जी? आपका बीन के साथ में टाइम जरूर आता है। क्या आता है? बीन के साथ टाइम आता है। और ऐसा क्या पॉइंट है जिसको आप एकदम देखते हटा सकते हैं, जिससे कि चीजें आसान हो जाए? हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, चीजें हमें आसान करनी है। तो आप बोलेंगे सर जब बीन के साथ में टाइम हटा दिया तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। एक पॉइंट और नोटिस करो इस टेबल में, ये फ्यूचर टेंस के अंदर जहां फ्यूचर दिखा वहां विल और शैल जरूर आया है। तो यदि विल और शैल को हटा दिया जाए तो आई थिंक फ्यूचर में भी कुछ नहीं बचता। तो याद रखें कि फ्यूचर टेंस अगर आप ले रहे हैं, कौन सा टेंस मेरे भाई? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर बिना विल और शैल के कभी नहीं आ सकता। विल और शैल का आना स्वाभाविक है। तो जब विल और शैल का आना स्वाभाविक है तो इसको भी हटाई देते हैं ताकि चीजें और आसान लगने लगे हमें। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस टेबल को अभी भी याद नहीं कर सकते? बताओ बेटा जी मेरे, क्या आप इस टेबल को अभी भी याद नहीं कर सकते या कर सकते हो? अगर अब भी याद नहीं कर सकते तो भाई फिर तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि दुनिया की कोई ताकत मुझे सिखा नहीं सकती। किसी ने पूछा विद्वान ने, भाई ऐसा क्यों? क्यों? मैं सीखना ही नहीं चाहता। अरे जब तुम सीखना ही नहीं चाहते फिर तो तुम्हें क्या ही सिखाएगा कोई। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरी बात को फिर से गौर से सुन लो। टेंस वर्ब का ही दूसरा रूप है। जिसको वर्ब क्लियर है उसे टेंस क्लियर है, क्योंकि पूरे टेंस में वर्ब सिखाऊंगा मैं आपको। और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आपका टेंस से डिसाइड होगा। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस में लगेंगी? सेंटेंस में लगेंगी। यानी कि मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं।
टेंस हैं कितने, 12 हैं आपके सामने। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी, परफेक्ट आ रहा है तो V3 जरूर लगेगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो बीन के साथ V3 जरूर लगेगी, और फ्यूचर आ रहा है बेटा तो विल और शैल जरूर आएगा। इतनी सी बात है, बन गई आपके सामने पूरी पूरी टेबल बढ़िया से, है ना। तो चलो इसे फिर से पूरा ठीक कर देता हूँ कि भाई फ्यूचर होगा तो आपका विल या फिर शैल जरूर आएगा। ठीक है, पीडीएफ इसकी दे दूंगा, कभी परेशान हो जाओ इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर कम्युनिटी पर ना मिल पाए तो इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम पर भी ये केवल मतलब पूरी पीडीएफ आपको बेटा मिल जाएगी। ये हो गई। परफेक्ट की बात आएगी तो भैया V3 जरूर आएगा बेटा, लगाओ हर जगह V3। किसके साथ, फ्यूचर है तो विल और शैल जरूर आएगा, विल और शैल, विल या फिर शैल के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा बेटा जी, हैव के साथ बेटा बीन के साथ आपका V4 के साथ में आपका भैया टाइम। क्योंकि हमें वो क्वेश्चंस भी करने हैं कि जब एग्जामिनर अपनी खुन्नस निकालने पर आएगा ना, तब वो कैसे क्वेश्चंस आपके सामने रख सकता है। और जब एग्जामिनर अपनी खुन्नस निकालने की कोशिश करता है तब एग्जामिनर वो क्वेश्चंस डालता है जिसमें बच्चे के कॉन्सेप्ट्स वो टेस्ट करता है। सीधे सीधे क्वेश्चन तो हर कोई बना के निकलता है, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चंस भी करने जिसमें एग्जामिनर आपको परेशान करना चाह रहा है तो उसके लिए आपको पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं आई। ये मैंने आपके सामने अभी तक केवल और केवल सारी बातें बेसिक वाली रख दी हैं। V4 के साथ आपका टाइम, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, विल या शैल के साथ हैव के साथ बीन के साथ V4 के साथ आपका आ गया बेटा टाइम। ये हो गया टेंस का बेसिक हमारा बिल्कुल एकदम बढ़िया सा रेडी। थोड़ा सा टाइम हमने लिया बट बेटा बेसिक हमने दमदार अपना कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे हम कैसे बढ़े कि ये चीजें हमारी क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपके सामने टेंस शुरू करता हूं, और अब मैं आपके सामने अपना सबसे पहला टेंस शुरू करता हूं, दैट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे दोस्त, कौन से टेंस को, अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि एक ऐसा टेंस जहां पर कि आपका कार्य डेली बेसिस पर रूटीन के तहत चलता है। हियर द वर्क goes on daily basis as a routine, कि जब भी कभी आपका कोई भी कार्य डेली बेसिस पर चल रहा है, एक रूटीन के तहत चल रहा है, तो वैसे सभी कार्य को आप दिखाने के लिए किसका सहारा लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका सहारा लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। या फिर अगर मैं आपको कह दूं कि जब जब आपके सेंटेंस का जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव समझ रहे हो बेटा जी, मुख्य उद्देश्य जो है सेंटेंस को बनाने का, या फिर जो आपकी थीम है वो है आपका इंफॉर्मेशन कन्वे करना। क्या करना, आपका इंफॉर्मेशन देने का मुख्य उद्देश्य अगर आपका है तो इंफॉर्मेशन देने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। भाई किसका सहारा लेते हैं हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपका जो स्टेटमेंट है, जो आप बात कर रहे हो, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है मेरे भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है आपका, या फिर वो आपका किसी भी तरह का कोई फैक्ट है, आप किसी भी तरह की तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन किसके पास है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास है। किसके पास है मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास है। ठीक है जी। या फिर अगर आप किसी भी तरीके की लाइव कमेंट्री दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो प्यारे बेटा जी, लाइव कमेंट्री दिखा रहे हो, यानी कि वॉच एंड स्पीक, जो आप देख रहे हो वही आप बोल रहे हो, तो इस दौरान भी जो आप पूरे वाक्य बनाते हैं वो सारे वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। किस में बनते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। आप बोलोगे सर सेंटेंस कैसे बनता है, मैं बोला क्यों टेंशन ले रहे हो, ये तो बेसिक बातें मैंने आपके सामने रख दी कि भाई यदि आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ भी सोच रहे हो तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो मैं आपको बता दूं, सभी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपना है ये इंफॉर्मेशन वाली बात।
कि यहां पर सेंटेंस बनाते समय जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन देना होता है। मैंने बोला राहुल झूठ बोलता है, क्या 8% बोल रहे ना भैया, लेकिन राहुल झूठ बोलता है, आप जानकारी दे रहे हैं राहुल के बारे में, है ना। मैंने बोला राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल ये काम करता है, वो करता है, वो करता है। जितने भी सेंटेंसेस बनाते समय हमारा मुख्य उद्देश्य जानकारी देने का होगा, वो सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। एग्जाम्पल्स देंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर यहां पर आपके सामने इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है आपके सामने कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के साथ आपका हमेशा क्या आता है बेटा जी, मेरे ऑब्जेक्ट आता है। आप बोलोगे सर कुछ क्लियर नहीं हो रहा, सब्जेक्ट क्या क्या होता है। मैंने बोला दुनिया का कोई भी अगर आप सेंटेंस बनाएंगे उसके सब्जेक्ट दो ही कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, या तो वो सब्जेक्ट आपके बेटा मेरे सिंगुलर होंगे, या फिर मेरे प्यारे बेटा जी आपके सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लरल होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछ लूं तो आपका तुरंत यहां पर जवाब आना चाहिए कि सर ही, शी, इट, या फिर दुनिया का कोई भी नाम, या फिर कोई अनदर सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला आ स्टूडेंट, आ बॉय, आ चेयर, आ टेबल, इस तरीके से। और प्लरल के अंदर बेटा जी आपका क्या क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई और प्लरल सब्जेक्ट। ठीक है जी, बात क्लियर। आप बोलेंगे यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात आपके आ गई सामने। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन उठा, सर यहां V1 का और V5 का लॉजिक क्या है। मैं बोला यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। आप बोलोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस क्यों लगाते हैं। मैं बोला आसान से एक बात बताता हूं, अगर आपके सेंटेंस के अंदर बेटा जी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, तो आप मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लरल बनाएंगे, आप मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लरल बनाएंगे। और जब जब आप कभी भी अपनी मेन वर्ब में एस या फिर बेटा ईएस लगाते हैं तो ये मेन वर्ब आपकी बेटा मेरे सिंगुलर वर्ब बन जाती है। कैसी बन जाती है मेरे भैया, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। यानी कि इसी सिंगुलर वर्ब को आप नाम क्या देते हैं बेटा जी, V5। इसी को आपने नाम क्या दिया भाई, V5 दिया। ठीक है, बात याद रहेगी कि कभी भी अगर हमारे सेंटेंस के अंदर अगर हमको हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो हम मेन वर्ब को ही सिंगुलर या फिर प्लरल बनाएंगे, और मेन वर्ब को सिंगुलर या फिर प्लरल बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, अपनी मेन वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, और इसको नाम क्या दे देते हैं, फिर हम इसको नाम दे देते हैं बेटा V5। तो अब कॉमन सेंस आपको लगाना है कि सर यदि ये वाले सारे सब्जेक्ट आए तो इन सभी के साथ क्या आएगी बेटा, V5, क्योंकि वर्ब सिंगुलर आएगी। और लाडले अगर ये वाले सारे सब्जेक्ट आपको मिल गए तो भाई इनके साथ वर्ब कैसे आएगी, प्लरल आएगी। तो प्लरल वर्ब के लिए क्या आएगा, आपका आएगा बेटा जी क्या, V1। क्या आ जाएगा मेरे भैया, आपका आ जाएगा बेटा V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दिया, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने बोला शी ऑलवेज, मैंने क्या बोला बेटा जी, शी ऑलवेज कम ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आती है भैया। पहला सेंटेंस आखिरकार हमने बना ही दिया। मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, मैंने बोला दे नेवर गो एनीवेयर विदाउट परमिशन। क्या मेरे भाई, विदाउट परमिशन। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने बोला चिल्ड्रन गोज टू स्कूल डेली। चलिए जी, कितना प्यारा सा एग्जांपल दे दिया। मैंने बोला मेरे दोस्त, माय फ्रेंड यूजुअली wear रेड ड्रेसेस। ठीक है जी। एंड द लास्ट एग्जांपल आपके सामने, मैंने आपके सामने बोला आई नेवर टेल्स अ लाई। अब ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे, पांचों में आपने देखा है कि कोई ना कोई मैंने नॉर्मल बात कही है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, और यहां पर आपको वर्ब की क्लियरिटी चाहिए। तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना करना है भाई शुरू, कि चलो शुरू हो जाओ।
पहला काम मैंने क्या देखा, यहाँ पर शी लिया है। शी क्या है बेटा, सिंगुलर है दोस्त। शी कैसा है बेटा, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिया है, कम, तो ये कम क्या हो गया, गलत हो गया बेटा जी। शी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, कम्स। क्या लेना होगा आपको, यहाँ पर लेना होगा कम्स। गॉट इट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़े, मैंने बोला बेटा दे, भाई दे क्या होगा बेटा, प्लरल सब्जेक्ट है दोस्त। दे कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लरल सब्जेक्ट है। जब ये दे बेटा प्लरल तो वर्ब भी कैसी, प्लरल। अब मैंने यहाँ क्या कर रखा है बेटा, दे नेवर गो। गो कैसी वर्ब आपकी, प्लरल है, क्योंकि अगर ऐसी इस लगाया तो हो जाएगी सिंगुलर। बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। चलो मैंने बोला चिल्ड्रन, बेटा चाइल्ड यानी बालक, एक बालक, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बहुत सारे बच्चे। बच्चे क्या लाडले, प्लरल है। जब ये प्लरल है तो यहाँ सर वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लरल तो वर्ब भी प्लरल। बेटा गोज नहीं आएगा दोस्त, आप यहाँ पे क्या करेंगे, गो करेंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर, गो कर देंगे। फिर वही बात, माई फ्रेंड, बेटा कितने दोस्त हैं, एक है। जब एक है दोस्त तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। वियर क्या है, प्लरल है, तो इसको सिंगुलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ करेंगे वियर्स। क्या कर देंगे आप यहाँ पे, वियर्स करेंगे। आई, बेटा आई क्या है दोस्त, प्लरल है। वर्ब कैसे लेगा, प्लरल लेगा अपने आप में। आप बोलोगे सर ये प्लरल कैसे हो गया, बेटा ये पूरी इंग्लिश की एक्सेप्शन है, कभी फुर्सत में समझाऊंगा क्यों ऐसा हुआ, एक कहानी है इसके पीछे। तो यहाँ टेल्स आपका नहीं आ सकता, सिंपली यहाँ पर क्या आएगा बेटा जी, टेल आएगा। बन गया आपका सेंटेंस। इस तरीके से आपको बेसिक चीजें क्लियर करते हुए मेरे साथ आगे बढ़ जाना है। डन है मामला। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक पर हैं। अभी हम यहीं पर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे, WH वर्ड वाले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर भी हम बात करेंगे। इसके अंदर अभी हम इसके यूजेस सीखेंगे। देन फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हमने अपने टेंस की शुरुआत की है। ठीक है, अभी इसी की सेकंड क्लास बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा। लेकिन एक छोटा सा आपको प्यारा सा अपडेट देना चाहता हूं। जितने भी बच्चे मेरे से अभी कह रहे थे कि सर हमें आपका इंग्लिश स्पेशल बैच चाहिए, तो मेरे प्यारे बेटा जी, मेरा अल्टीमेट इंग्लिश स्पेशल बैच मैंने लॉन्च किया, जो कि कल से हमारा शुरू हो रहा है। और ये एक ऐसा बैच है जो कि आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन देता है आपकी पूरी इंग्लिश के लिए, जिसमें कि मैं आपकी ग्रामर भी कवर करा रहा हूँ, वोकैब्स भी आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्री मेथड से, और आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था वो भी आपको मैं कवर कराऊंगा। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से, बिल्कुल एकदम जीरो से हर टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ आपकी पूरी वोकैब्स आपको मैं क्लियर करूंगा, आपको क्लोज टेस्ट करने सिखाऊंगा, आपको पैराजंबल करने सिखाऊंगा, यानी कंप्लीट आपको 2025 के लिए हर एक एग्जाम के लिए तैयार करूंगा। ठीक है, ये बैच जो मेरा है बेटा, ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर यानी कल से, जिसमें कि शाम को 3 से 4 बजे हमारी डेली ग्रामर की क्लास होगी, और शाम को 7 बजे से 8 बजे मैं डेली आपकी वोकैब्स के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की क्लासेस करने वाला हूं। ठीक है, ये एग्जाम आपके ऑल कॉम्पिटिटिव मतलब ये बैच आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो जो भी डियर स्टूडेंट लास्ट टाइम इंग्लिश पढ़ना चाहता है अपने 2025 में श्योर सिलेक्शन के लिए, कि सर मुझे ऐसा बैच बता दो कि जिससे मेरा प्री भी निकले, मेंस भी निकले, और ना केवल प्री और मेंस निकले, मुझे इंग्लिश की समझ हो, मैं इंग्लिश में रटना छोड़ दूं बस, तो बेटा उन सभी का हार्दिक स्वागत रहेगा हमारे इस बैच में। ठीक है, फिर कह रहा हूं एग्जाम कोई भी हो आपका, चाहे आपका स्टेनोग्राफी का हो, CHSL हो, CGL हो, CPO हो, MTS हो, SSC GD हो, आपका कोई टीचिंग एग्जाम हो, आपका बैंकिंग एग्जाम हो, आपका कोई डिफेंस एग्जाम हो, इवन इफ आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, आप एयरफोर्स XY ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप FCAT की बात कर रहे हैं, आप CDS की बात कर रहे हैं, ये हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच है। इस पर कोई एग्जाम मैंने टैग नहीं कराया, मैं इसमें कंप्लीट इंग्लिश आपको कवर कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ में इसमें जुड़ना चाहते हैं तो अभी दिवाली वाला ऑफर हमारे साथ में चल रहा है। कूपन कोड हमेशा जीवन भर याद रखें, जब तक आप अड्डा स्टोर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप कुछ भी परचेज करते हैं बिना कूपन कोड के, बिना डिस्काउंट लिए आपको नहीं लेना है। कूपन कोड रहेगा Y795। इसका यूज करने के बाद आई थिंक मात्र 430 रुपीज में आपको ये मेरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 100+ PDFs में दूंगा, जो कि बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट क्वेश्चंस की होंगी, जिसमें कि अभी 2024 में जो आपके CGL के और CHSL के क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। ध्यान रहे, अभी MTS का पेपर चल रहा है, जिस दिन MTS के आंसर की आएगी और वो MTS के इस साल के लेटेस्ट क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी मैं इसमें
अपग्रेड करूंगा, इसी बैच के अंदर आपको अपडेटेड पीडीएफ्स में दूंगा। प्रॉपर लाइव बैच होगा, हर दिन लगभग क्लासेस हैं, 5 डेज अ वीक, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, दमदार क्लासेस होंगी। ये मेरा पहले दिन से आपके लिए टैग हमेशा रहा है कि इस बार आखिरी बार आप मेरे साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बैच का नाम भी रख दिया है अल्टीमेट इंग्लिश स्पेशल बैच। ठीक है भैया, कैसे जुड़ सकते हैं? आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाना है। जैसे आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाते हैं, गूगल पर लिख लो या फिर अपने फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। जैसे आपने देखो यहां पर इसको किया, ठीक है, तुरंत आप ऑल कोर्सेज में जाइए, एसएससी में जाइए, सीजीएल में चले जाइए। एसएससी सीजीएल में जाने के बाद आप थोड़ा सा व्यू ऑल करेंगे तो आपको ये बैच दिखना शुरू हो जाएगा। ये रहा अल्टीमेट इंग्लिश स्पेशल बैच। ठीक है जी, जैसे आप इस बैच पे जाएंगे 477 का दिख रहा है डिस्काउंट के बाद में, लेकिन यहां फिर कह रहा हूं और एडिशनल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड बताया हूं Y795 लगाने के तुरंत बाद 433 रुपए का मिल गया। इसमें कोइन वगैरह इस्तेमाल करोगे तो 425 रुपए में आपकी इंग्लिश का वो समाधान आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए था। ये मेरा आपसे वादा है, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी कमजोर सही, सिखा मैं दूंगा, लेकिन आप सीखने वाले होने चाहिए। ठीक है भाई, कब तक घुट घुट करके जीते रहोगे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती? एक बार ईमानदारी से मेरे साथ डेडिकेटेड होकर के मेहनत कर लो। ये मेरा वादा रहा, एग्जाम चाहे कोई सा भी देके आना, सबको फोड़ करके आओगे। ठीक है भैया, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जुड़ जाइएगा। कल से फिर ये बैच शुरू हो जाएगा। कल स्टार्टिंग में पहले 1 हफ्ते तक ग्रामर की क्लासेस चलेंगी, देन वोकैब्स लेकर के आऊंगा। ठीक है भैया, तो कल शाम को 3 बजे मिलता हूं आपसे एप्लीकेशन पर। और ये जो सीरीज है ये हमारी वीडियोस वाले सेक्शन में यूं ही जारी रहेगी। बहुत जल्दी आपके लिए सेकंड क्लास इसी पीडीएफ से आगे की जो है मैं लेकर के आऊंगा। अगर मेरी मेहनत आज की अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक में दिक्कत आती है, ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम का अपनी तरफ से अच्छा सॉल्यूशन कर पाऊं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्त, जय हिंद।